जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ लेक्चर से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम तक कवर कर लिया था। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों, संविधान सभा या फिर संविधान का निर्माण। हम भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको 2 हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहला पार्ट आज आपके सामने आ रहा है, अगला पार्ट कल आपके सामने आएगा। तो 2 हिस्सों में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं संविधान सभा। दोस्तों, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम अपने स्वराज्य विधेयक में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग की जाती है। यानी कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज्य विधेयक में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग की जाती है। 1922 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद में 1934 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी के नेता एम.एन. रॉय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से साम्यवादी पार्टी के जो नेता हैं एम.एन. रॉय, इनको भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक माना जाता है। 1934 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी के नेता एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया जाता है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो आपको आंसर लगाना है दोस्तों, एम.एन. रॉय को। एम.एन. रॉय को भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक माना जाता है। 1934 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी के नेता एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन के विचार को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से एम.एन. रॉय भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक माने जाते हैं। 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग की जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है उस सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। तो ये तो हो गई संविधान सभा के गठन की मांग। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि संविधान सभा की ये जो मांग की जा रही थी अलग अलग समय में, इसको माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में तथा उसके बाद में 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को मान लिया जाता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव तथा 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की जो मांग है, इस मांग को मान लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद का घटनाक्रम लिखने के लिए इसको साफ कर देते हैं पहले। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की मांग की जाती है। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव तथा 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा इस मांग को मान लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 1946 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली
क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ये अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजता है। उसमें पहला है पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों मंत्रियों के दल को कैबिनेट मिशन के नाम से भारत में जाना जाता है। 1946 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर को भारत में भेजता है। सन 1946 ईस्वी में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर को भारत भेजता है। इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों क्या है, कैबिनेट मिशन का हिस्सा है। ये कैबिनेट मिशन इन तीनों मंत्रियों के दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दोस्तों नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होता है। सन 1946 ईस्वी में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजता है। तीनों मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही नवंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन होता है और इसी संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया जाता है। इसी संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया जाता है। दोस्तों, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये एक प्रश्न होना चाहिए जो पूछा जाना चाहिए। संविधान सभा में दोस्तों 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। 389 में से दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे, यानी ये आंकड़ा हो गया 296। हम कह सकते हैं 296 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, जिनमें से शुद्ध ब्रिटिश प्रांतों से 292 तथा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भारत में हुआ करते थे, उनके नाम भी लिख लेते हैं। दिल्ली है, एक राजस्थान में था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, एक दोस्तों है कुर्ग जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, और एक था बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे उस समय। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से लेने थे। हम कह सकते हैं दोस्तों
कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब इनका चुनाव कैसे हुआ? तो चुनाव दोस्तों इन 296 का होना है। 93 तो मनोनीत होंगे, ये देशी रियासतों से लेने हैं। तो देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा अपने पसंद के लोगों को संविधान सभा में भेजा जाएगा, यानी कि इनका 93 सदस्य तो मनोनीत होंगे। इनका चुनाव मनोनयन के द्वारा होगा, जबकि चुनाव वास्तव में होना था 296 सीटों पर, यानी कि ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटों पर चुनाव होना था। ये बात समझ में आ गई आपको? जुलाई अगस्त में दोस्तों इन 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। अच्छा, इनका चुनाव कौन करेगा? तो प्रांतीय विधानमंडल इनका चुनाव करेगी, यानी कि अपने अपने प्रांत में जो भी विधानमंडल थी उस समय ब्रिटिश प्रांत में, वही विधानमंडल इन 296 सदस्यों का चुनाव करेगी। तो ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव नहीं था, बल्कि ये विधानमंडलों के द्वारा चुनाव था। ये किनका? संविधान सभा के सदस्यों का। संविधान सभा के सदस्य जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के, इनका चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया जाना निश्चित हुआ। अब इनके चुनाव जुलाई अगस्त में हुए, जिसके परिणाम क्या है? 207 सदस्य थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को मिले, यानी कि कांग्रेस को मिले 207 सीटें तो आई, यानी कि 207 सदस्य तो आए चुनकर कांग्रेस के। 73 सदस्य आए दोस्तों मुस्लिम लीग के, और 15 ऐसे थे जो छोटे छोटे दल या फिर निर्दलीय स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले थे, यानी कि 15 का चुनाव छोटे दलों तथा स्वतंत्र चुनाव लड़ने वाले से हुआ था। इस प्रकार से ये आंकड़ा कितना बैठ जाता है? ये 296 आंकड़ा ये बैठ जाता है, वापस 296 आंकड़ा बैठ जाता है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 389 निर्धारित की गई। इन 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से लेनी थी, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, ये 4 भी ब्रिटिश प्रांत ही मानेंगे हम, तो 296 ब्रिटिश प्रांत हो गए टोटल। इनकी चुनाव 293 सीटों के लिए चुनाव नहीं होने थे, क्योंकि इनका मनोनयन होना था। देशी रियासतों के जो भी राजा थे वो अपनी पसंद के लोगों को भेजेंगे, यानी कि मनोनीत किया जाएगा। जबकि दोस्तों 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा होना था। इनका चुनाव जुलाई अगस्त में होता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 207 सीटें प्राप्त होती है। 207 सदस्य चुनकर आते हैं। 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुनकर आते हैं, जबकि 15 सदस्य छोटे दलों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले समूहों के चुनाव लड़कर जीतकर आते हैं। तो इस प्रकार से संख्या 296 हो जाती है। अब मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली, या 73 सदस्य प्राप्त होते हैं। तो मुस्लिम लीग अपनी जो स्थिति है वो कमजोर पाता है, अपनी स्थिति कमजोर पाता है। इसी वजह से मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को दोस्तों ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होते हैं ना, तो मुस्लिम लीग अपनी स्थिति कमजोर पाता है। तो उसी कारण से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है।
सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों भारत में दंगे होते हैं। इस दिन भारत में दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं होती है और मौलाना और इस सीधी कार्यवाही दिवस के दिन बंगाल का प्रधानमंत्री, कलकत्ता का प्रधानमंत्री, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कलकत्ता का इस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यानी कि 16 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता का प्रधानमंत्री हसन सुरानवर्दी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दंगा भड़काने में पूरी सहायता करता है मुस्लिम लीग की। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 16 अगस्त 1946 को ये जो सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई जाती है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है, इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा काले दिवस की संज्ञा दी जाती है। काले दिवस की संज्ञा दी जाती है, इसको काले भारतीय इतिहास के काले दिवस की संज्ञा दी जाती है। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा दोस्तों इसको भारतीय इतिहास के काले दिवस की संज्ञा दी जाती है। यहाँ तक की चर्चा हमने की है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, थोड़ा और बना लेते हैं, उसके बाद में कल बनाएंगे बाकी का। तो दोस्तों 1946 में क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसके द्वारा अपने 3 कैबिनेट मंत्री पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा जाता है और इसी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों इसी कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की जाती है। एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और 296 जो प्रांतीय 296 जो सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांतों के, उनका चुनाव विधानमंडलों द्वारा होता है, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा, और 93 देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा देशी रियासत के राजाओं के द्वारा होता है। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हमने चर्चा की है कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया जाता है। पहली बैठक का आयोजन किया जाता है और इस बैठक में दोस्तों संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया जाता है। उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की परंपरा का अनुपालन करते हुए, यानी कि सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 11 दिसंबर को क्या होता है वो भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। 11 दिसंबर को एक और बैठक का आयोजन होता है। 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक का आयोजन होता है। इस बैठक के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तथा दोस्तों इसी दिन BN राव को, सर BN राव को बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इसी दिन BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। जो कि दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। दोस्तों इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव के द्वारा हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और दोस्तों इस ड्राफ्ट की समीक्षा करने के लिए, इस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। एक और डेट आ गई है 29 अगस्त 1947। दोस्तों 29 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के द्वारा ही हो गया था। 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग डोमिनियन बन गए थे, 2 स्वतंत्र डोमिनियन अस्तित्व में आ गए थे। यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद की घटना है ये। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। दोस्तों इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और इसके अध्यक्ष इस प्रारूप समिति के होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्यों के नाम लिख लेते हैं हम। पहला हो ही गया हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसके अलावा इसमें होते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और कौन होते हैं दोस्तों इसमें होते हैं अलादिया कृष्णा स्वामी अय्यर। 5वें सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें N गोपाल स्वामी
अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। छठे सदस्य होते हैं इसमें डीपी खेतान। लेकिन दोस्तों डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो डीपी खेतान की का स्थान लेते हैं बाद में टीटी कृष्णमाचारी। डीपी खेतान का स्थान लेते हैं टीटी कृष्णमाचारी। और सातवें सदस्य होते हैं बीएल मित्तल। बीएल मित्तल का स्थान लेते हैं दोस्तों बाद में एन माधव राव। इस प्रकार से प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादिया कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान जिनकी मृत्यु होने के बाद में उनका स्थान टीटी कृष्णमाचारी द्वारा लिया जाता है, तथा बीएल मित्तल जिनका स्थान बाद में एन माधव राव के द्वारा लिया जाता है। मेरे ख्याल से वहां तक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है एन माधव राव तक। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रारूप समिति के द्वारा 21 फरवरी 1948 को अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी जाती है। रिपोर्ट जो है दोस्तों वो संविधान सभा के समक्ष पेश कर दी जाती है। सारा घटना हम एक बार देख लेते हैं। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है तथा बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 के द्वारा पारित हो जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर बीएन राव के द्वारा संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादिया कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी, एन माधवराव, ये 7 सदस्य प्रारूप समिति में होते हैं। इस प्रारूप समिति के द्वारा दोस्तों 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष पेश कर दी जाती है। तो आज की हमारी जो चर्चा है यहीं तक है। संविधान सभा को हम 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट आज का आ चुका है, ये यहीं तक है। इसके बाद में कल हम नेक्स्ट पार्ट की ओर रुख करेंगे और संविधान सभा समाप्त हो जाएगी हमारी। उसके बाद में हम और कुछ और संविधान के विषय पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी भारत सरकार की ऑथेंटिक किताबों को आधार बनाकर आपके द्वारा आपके तक पहुँचाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में संविधान सभा पार्ट 2 को लेकर। जय श्री कृष्ण।